कोविड में अगर बात करूँ मैं आपको, या कोविड से पहले की बात करूँ जब डीमोनेटाइजेशन भी आया था, तो ये जब भी ऐसे कोई चीज़ हुई है, आई बिलीव हम फोटोग्राफर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि प्री वेडिंग जो हमारा लव वाला होता है उसमें कपल खुद दोनों जने आ जाते हैं या हमारी टीम जाती है, हमारे बीच में स्टाइलिस्ट होता है या मेकअप आर्टिस्ट होता है, मिलकर हम लोग पूरा टीम बना के हम कर लेते हैं। लेकिन जब अब हम अरेंज मैरिज वाले का करते हैं तो लड़की की तरफ से भी 2 लोग आ रहे हैं, लड़की की तरफ से 2 जगह आ रहे हैं। उनका सिर्फ मोटिव इतना होता है कि वहाँ पे एक एलईडी वॉल है हमारी शादी पे, हमको हमारा बस कपल वाला दिखना है, लेकिन वो खुद कंफर्टेबल इतना नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, जब उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में होते हैं तो बहुत सारे पोजेस कराना इतना आसान नहीं होता है, बहुत शाय भी हो रहे होते हैं, कपल्स आपस में इतने घुले मिले भी नहीं होते हैं, तो कैसे करना है, कैसे कैरी करना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आती एक दूसरे को। सपोज करो हमने फोर पे किस करने का बोल दिया, हाथ पकड़ने का बोल दिया, तो वो फील जनरेट नहीं होता है। सो मैं बहुत सारे लोगों को एडवाइस देता हूँ, खासकर स्पेशली जो अरेंज मैरिज वाले होते हैं, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं इनका कंटेंट नहीं निकाल सकता है उसको मन मुताबिक चीज़, तो मैं खुद मना कर देता हूँ। Welcome to Podcast with Inspiro. I, Sonali Chaudhary, welcome you all for today's podcast about photography. आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, जो बेसिकली जयपुर से बिलोंग करते हैं और अपना खुद का एक बिज़नेस रन करते हैं जिसका नाम है कॉन्टोर इंडिया ग्रुप। बेसिकली ये बाय पैशन फोटोग्राफ़र हैं और 7 साल से अपना ये बिज़नेस रन कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। तो सर, आज फोटोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आप बताइए आपकी क्या जर्नी रही फोटोग्राफी के साथ, आपको इंटरेस्ट था, आपको पैशन था, किस तरीके से आपका इस फील्ड के अंदर आना हुआ? फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए बहुत एक अमेजिंग जर्नी रही, जो कि जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा बहुत कंफ्यूजिंग भी लगेगा। सिंस चाइल्डहुड से मैं कैमरे को यूज़ करते हुए आया हूँ। घर में कोई भी फंक्शन होता था या कुछ भी होता था कि मुझे ये कैमरे के साथ में खड़ा कर दिया जाता, बिल्कुल खड़ा कर देते थे हर जगह। उसके बाद अपना जब एजुकेशन सब कुछ ओवर हुआ तो ये पैशन थोड़ा सा कंटिन्यू रहा, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने में और लोगों के इमोशंस कैप्चर करने में बहुत मज़ा आता है। सो जब मैं दुबई था, अपना जॉब वहाँ करा था, मैं एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था और सेल्स एंड मार्केटिंग हेड था वहाँ पर। सो मेरा मुंबई काफ़ी आ जाना होता था, तो मुंबई जब भी आता था तो मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स से मिलता था जो कि कॉलेज मेट्स थे या कहीं ना कहीं से जो मेरे से लिंक जुड़े हुए थे। वो लोग वहाँ मुंबई में, कोई लोग बॉलीवुड में कर रहे थे, जो कुछ कोई अपना पर्सनल कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हाउसेस चला रखा था। सो उनसे मिलता था तो उनसे इंस्पायर भी होता था, नई चीज़ सीखने को भी मिलती थी और उनको देखता था कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। सो धीरे धीरे मैं अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स या कुछ होने लगे मैं उनको देने लगा, और जैसे जैसे वो मेरे से जुड़ते गए तो हम लोग और भी जो मेरी कंपनी के अलावा भी सर्कल में थे उनको अपना बिज़नेस उनको देने लगा। तो मेरे इंडिया काफ़ी आना जाना हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं एक अपनी साइड में अपनी ओपन कर लेता हूँ और इनको काम दे दूँगा और एक मेरा नाम चलता रहेगा, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं तो था कि मुझे वापस इंडिया जाना है और अपना कुछ होना चाहिए। सो इसी तरह से शुरू किया मैंने। देखा मैंने लोगों में बहुत स्किल्स है, जो मुझे काम पड़ता था, कभी किसी रेस्टोरेंट का शूट है तो कभी किसी की वेडिंग है तो कभी किसी का प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से डिस्प्ले करना है, जर्नी दिखानी है, ट्रैवल व्लॉग बनाने हैं, तो इसी तरह से हमारी शुरुआत हुई। सो जर्नी हम लोग यहाँ से खींचते गए। ओके, तो सर आपकी ये जो जर्नी रही वो कैसी रही, क्या मेमोरीज़ रही आपकी इसके साथ? 2014 से लेके अभी तक की आपकी क्या जर्नी रही, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत उतार चढ़ाव रहे मेरी ज़िंदगी के अंदर। कभी लगा था कि जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं पाएगा, जैसा मेरा प्रोसेस रहा। जैसे मैंने अपनी लग्जरी लाइफ जो दुबई में जीते आ रहा था, तो मुझे लगा इंडिया आ रहा तो मैं यहाँ सेट नहीं हो पाऊँगा, तो मन में से 50 चीज़ें सवाल उठ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, अच्छे से अडेप्ट कर लिया इस एनवायरनमेंट में, और ऑलमोस्ट अभी 7 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं मेरा 11 सितंबर को कंपनी को। सो इस बीच में मैंने बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ के लिए वर्क किया, बहुत सारे बड़े बड़े मॉडल्स के साथ में काम किया, सेलिब्रिटीज़ के साथ में काम किया। सो जैसे ही टाइम निकलता जा रहा है, डे बाई डे पता ही नहीं लग रहा कि टाइम कैसे निकलता जा रहा है, टाइम बस पता ही नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपके 7 ईयर्स कंप्लीट होने के ऊपर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। व्हाट मिस्टेक्स दैट फोटोग्राफर्स मेक्स टुडे? लॉट्स ऑफ थिंग्स है। फोटोग्राफर जो मिस्टेक्स करते हैं, जो खासकर न्यूली एम्बिशियस तो होते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन जो मिस्टेक्स मैं जो देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम में भी जो लोग आके मुझे ज्वाइन करते हैं, और वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनका जो विज़न होता है ना, वो सीधा एंड प्रोडक्ट देखते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे भी सेलिब्रिटी वाला बनना है, कुछ बनना है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि वो अपने स्किल्स पूरे क्लियर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और ग्लैमर वाले पार्ट में ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि कस्टमर्स की नीड प्रॉपर जनरेट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या, उनकी वांट और नीड में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और करना कुछ होता है, कुछ और कमिट कर देते हैं। और जब क्लाइंट उनमें चेंजेस बताता है या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें करने को कहता है, तो उनको लगता है यार ये तो जान खा रहा है, ये तो वो नहीं कर रहा है, ये तो खून पी रहा है, इतने से पैसा दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है।
तो सबसे पहले जब तक नीड अगर आपको कस्टमर की नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि आप वो डिलीवरीज नहीं दे सकते हैं, तो डोंट कमिट, क्योंकि बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ फोटोग्राफी से सर्विस इंडस्ट्री, आर्टिस्ट हैं हम लोग, लेकिन ये सर्विस भी साथ में, क्योंकि हम लोग लोगों की मेमोरीज बना रहे हैं, लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। तो सर्विस जितनी कम आप दोगे, आपके बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा हमारे जो चीज़ में कहता है कि अगर आपका 100% देना है, तो हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि 200% दें। एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि आप उनके स्पेशल डेज़ कैप्चर करते हैं, आप उनके लिए मेमोरीज बनाते हैं, तो मेक श्योर कि जो कस्टमर को चाहिए वही आप उन्हें डिलीवर कर पाएँ। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे। ओके या ओके। सो सर, अपन ने मिस्टेक्स की बात तो कर ली। जो लोग इस प्रोफेशन के अंदर होते हैं, फोटोग्राफी फील्ड के अंदर होते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या स्कोप्स होते हैं, आप बता पाएंगे उसके बारे में? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज़ फील्ड के अंदर बहुत है कि जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इंटरनेट पहले कहाँ हमको 1 GB 400 रुपये के हिसाब से मिलता था, आज की डेट पे तो अनलिमिटेड इंटरनेट की तरह काम कर रहा है। और जैसा कि लास्ट 2 ईयर से हम लोग सब कोरोना पैंडमिक को झेल रहे हैं, हम लोग लिमिटेशंस में आ गए हैं। लोग जो मार्केट में सेल करना चाहते हैं, अपनी नई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। सो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है तो काम भी बढ़ा है, काम बढ़ा है तो आपका जो डिलीवरेबल्स है, जो हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं, वो किसी वे में हो सकता है। आप क्वांटिटी वर्क कर रहे हैं या क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, वो आपके स्किल से डिपेंड है। तो सबसे पहले जो फोटोग्राफर्स को उसमें से ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि पहले उनको अपना जोन फिक्स करे कि वो किस में एक्सपर्ट है। कुछ लोगों को क्या है, बहुत जल्दी चीज़ें ग्रैब होती है, किसी को टाइम लगता है। कुछ लोग परफेक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो टाइम लेते हैं चीज़ों को। तो आप किस जोन के हैं, आपको वो समझना चाहिए और उसी के अंदर करना चाहिए। बिकॉज चाहे आप स्टोन ज्वेलरी की बात करें, वह शूट करें या वेडिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग के अंदर आपको अपना पहले जोन समझ के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सबसे पहले आपको फील्ड चूज़ करनी चाहिए कि जी आप बिल्कुल, किस फील्ड में जाना और चाहते आपको हैं। किसमें मज़ा आ रहा है और आपको ओवर काम करने में उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके, आप परफेक्शनिस्ट उसी फील्ड के अंदर बने। जी, ओके, जैसे आपने भी बताया था कोविड, तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कोविड में? कोविड में अगर बात करूं मैं आपको, या कोविड से पहले की बात करूं, जब डीमोनेटाइजेशन भी आया था, तो ये जब भी ऐसे कोई चीज़ हुई है, आई बिलीव हम फोटोग्राफर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो प्रॉपर अपना सेटअप लेके प्रॉपर प्लान वे में काम कर रहे हैं उनके लिए, ना कि जो रैंडमली और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कर लिया नहीं किया, मूड के हिसाब से काम किया, उनके लिए नहीं। हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ जब डीमोनेटाइजेशन हुआ। मैं शुरुआत थोड़ा और पीछे से कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि उस टाइम पे जब पैसे रुक गए तो क्या हुआ कि अब हम लोग जो भी कोई काम उठाते थे तो हम लोग श्योर करते थे कि पहले फंड आएगा उसके बाद ही हम काम करेंगे, तो हमारा कभी पेमेंट रुका नहीं। बस नॉर्मली जब फ्लो ऑफ बिजनेस होता है तो कुछ ना कुछ पेमेंट आपका अटकता है और आपको टाइम लगता है रिकवर करने पे। कुछ क्लाइंट्स होते हैं किसकी आदत होती है कि थोड़ा लेट करने की, तो वो हमारे बीच में से पूरा गायब हो गया। दूसरा, जब ये कोविड बीच में आया तो हम लोग जो ई कॉमर्स वर्क बहुत कर रहे हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत कर रहे हैं, जो कि हमारा चाहे ज्वेलरी हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, या कोई भी होम अप्लायंसेस हो, या कोई भी चीज़ें हो, डेली यूजेस आने वाली चीज़ें हो, तो वो लोगों का बिजनेस मार्केट में काफ़ी बढ़ा, तो फोटोग्राफर्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी और रेगुलर काइंड ऑफ लाइक कह सकता है कि 24/7 ऐसा वर्क हुआ। और बीच में जब प्रॉपर लॉकडाउन्स हुए, जब हम लोग कोई हिल नहीं सकते थे, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों को इस चीज़ से भी बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग ने अपना जो प्रोडक्शन हाउस इस तरह से बना रखा है कि मेरी टीममेट्स वहीं रहते भी हैं और अपना काम भी करते हैं। तो जब भी हमको ऐसा हुआ कि 10 दिन का लॉकडाउन है, हम लोग बाहर नहीं निकलते, तो जो हमारा जो इतने शूट्स हो रखे थे उनका सारा एडिटिंग का वर्क बहुत स्मूथली ओवर हो गया। सो हम लोगों को इनफ टाइम मिला कि जब जैसे लॉकडाउन खुला तो हम लोग रेडी थे नया शूट्स करने के लिए, नया वर्क लेने के लिए। ओके, तो आपने इन शॉर्ट कहें तो कोविड में अपनी स्किल्स और अच्छी करी हैं, एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी करी, मैनेजमेंट अच्छा किया, लोगों को भी समझ में आया कि लाइफ कभी ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मेरी टीम ने मेरा काफ़ी साथ दिया, बिकॉज ये मेरे अकेले की भी बात नहीं है, टीम के लिए भी, क्योंकि ऐसे टाइम पे उन लोगों ने ऑफिस नहीं छोड़ा, अपने घर नहीं गए, पूरा टाइम दिया और टाइम से सारी चीज़ डिलीवर देने का प्रॉमिस किया और टाइम से डिलीवर किया। एग्जैक्टली, टीम वर्क बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है आज के दिन पे। वाह सर। ओके, सो सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि फ़ोटोग्राफी फील्ड के अंदर जो लोग नए नए आते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क लेते हैं, किस तरीके से करते हैं, मतलब जो लोग न्यू हैं उस फील्ड के अंदर उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से रहता है? बहुत अच्छा सवाल है ये चीज़। सबसे पहले आज की डेट पे जब इक्विपमेंट्स इतने कॉस्टली हो गए हैं और अगर प्रोफेशनल बिजनेस से लोग अपने आप को रिलेट करते हैं तो कॉस्ट बहुत लगती है। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो एक या तो पैशनेट है, अपने स्किल्स को लेके इनका विज़न है, सो रैंडमली कुछ ना शुरू ना करके किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को हमेशा ज्वाइन करें, चाहे वहाँ बेसिक इंटर्न से शुरू करें, एक स्टाइपेंड से अपना वर्क शुरू करें, वहीं पर इस तरह से अपना वर्क करके दिखाए कि वो आपको वहीं पे आपके इंटर्नशिप के बाद में आपको ज्वाइन करने का ऑफर हम दे दें। हम लोग भी काफ़ी ऐसे इंटर्न्स रखते हैं और हम लोग उनको हायर करते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ को जल्दबाजी ना दिखाएं।
आप रातों रात स्टार बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। क्या है कि अगर आपको जो एक पुरानी कहावत भी है कि अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेके चलो, और आपको जल्दी जाना है तो फिर अकेले भागो। लेकिन अकेले भागोगे तो बहुत चीज़ छूटेगी भी और बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स भी आप करोगे। तो टाइम लेके करेंगे तो लेजेंड वाली फीलिंग आएगी। वाह सर, ओके। तो सर आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, एक्सपेंसिव गैजेट्स। जी जी, तो सर फोटोग्राफी जो प्रोफेशन है, जो फील्ड है, इसके अंदर एक्सपेंसिव गैजेट्स होना ज़रूरी है? जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग कॉमर्शियल वर्क कर रहे हैं, अब जैसे मैं बहुत बेसिक हमसे बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ज्वेलरी फोटोग्राफी, वो हमारे प्रोडक्ट फोटोग्राफी में इंक्लूड होता है, बट इट्स ज्वेलरी बहुत बारीक होती है, उसमें बहुत तरह के स्टोन्स के वर्क होते हैं। अगर उसकी डिटेलिंग हमको प्रॉपर निकालनी है तो आपको उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स आपको मस्ट है। उसी तरीके से आज की डेट पे अगर हम वेडिंग की बात करते हैं, इंडिया के अंदर वेडिंग इज़ स्पोर्ट्स। अगर बाहर हम विदेश की बात करते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन वेडिंग्स ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सब कुछ प्लान्ड होता है। तो कैमरामैन को सब टाइम मिलता है, वो अपना कैमरा ट्राइपॉड पे रख के भी अगर शॉट करना चाहेगा तो कर लेगा। पर इंडिया में क्या होता है, सब कुछ मैसी होता है। आप कितना भी प्लान कर लो, कितना भी क्लाइंट से बात कर लो, बट वहाँ रैंडमली चीज़ें होगी। तो स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में भी आपको वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए आपको आपके इक्विपमेंट्स ऐसे चाहिए जो कि बहुत फास्ट हो, अब क्वालिटी उसमें अच्छी हो, और बंदे को भी नॉलेज होना चाहिए लाइटनिंग की। तो ये समझने के लिए और कुछ करने के लिए कुछ खर्चा लगता है। तो इसीलिए मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि प्रोडक्शन हाउसेस ज्वाइन करने का रीज़न यही कि वहाँ पे उनको इसकी समझ आएगी, उनके बाद में वो अपनी फील्ड चूज़ कर पाएंगे। और वेडिंग इंडिया में जस्ट एक वेडिंग नहीं होता है, वेडिंग अपने आप में एक प्रॉपर्टी शूट है, क्योंकि आपको डेकोर भी देना होता है, उस प्रॉपर्टी को भी दिखाना होता है। ज्वेलरी भी बहुत पहनी जाती है, तो ज्वेलरी भी आपको दिखाना चाहिए कि क्लाइंट ने कैसे किया है। देन आपका फैशन भी है, क्योंकि वहाँ पे आप चाहे कितने कैश देखेंगे, सब एक्सपेंसिव ड्रेसेस और पहन के आ रहे हैं, तो वो फैशन भी है। और रनिंग वनिंग हो जाती है बहुत तरह से, क्यों ब्राइड की एंट्री से लेके वरमाला से लेके बहुत डांस कुछ होता है, तो क्लब वाले भी फील आएगा और आपको स्पोर्ट्स वाला फील आएगा। तो वेडिंग अपने में इंडिया में एक ऐसा जनर है जिसको कहना, लोग कहते हैं वेडिंग फोटोग्राफर है, बट अपने आप में इतना कुछ है कि जो भी दूसरा बंदा कोई दूसरी फोटोग्राफी कर रहा है ना, सबका सार वहाँ पे आ जाता है। ओके, तो आप कितनी ही अच्छी फोटोग्राफी क्यों नहीं कर रहे हैं, अब जिस दिन आप फोटोग्राफी वेडिंग वाली करेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है। सारे स्किल्स आपको वहाँ दिखानी पड़ जाएगी, आपको जो भी आपको आता है। एग्जैक्टली। ओके, सो इसी के कारण बहुत सारा रश होता है वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर। ओके, तो सर आप ये बता सकते हैं, जो लोग मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करते हैं और जो लोग कैमरे से फ़ोटोग्राफी करते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज की डेट पे, क्योंकि आज की डेट पे कैमराज इतने अपग्रेड हो गए हैं मोबाइल्स के भी, जो कि हम बहुत बार हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कैमरा से हम लोग मैनुअल सेटिंग से जो लोग करते हैं, वो अचीव करने में जितना टाइम लगता है मोबाइल से वो चीज़ अचीव हो जाती है। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं कॉमर्शियल वर्ल्ड की, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज़ के, अगर मान लो कि बैनर शॉट्स लेने हैं, सिटी में बिलबोर्ड्स लगने हैं, होर्डिंग्स लगनी है, तो वो कैमरा उस जगह फेल हो जाता है। वो पिक्सल्स उसमें इतने नहीं मिलते, इतनी डिटेलिंग नहीं मिलती जो क्लाइंट दिखाना चाहता है। अब रैंडम आप जो सोशल मीडिया पे अगर आप मोबाइल्स का भी करते हैं, तो मोबाइल्स की भी बहुत अच्छी सी फोटोग्राफी होती है, हम लोगों ने भी की है और हम लोग करते हैं। मैं अपनी फोटोग्राफी के अलावा एक कम्युनिटी भी रन करता हूँ, आइगर्स जोधपुर के नाम से, जो कि इंस्टाग्रामर्स जोधपुर के नाम से काफ़ी फेमस है। 2015 जनवरी से हम लोग चला रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग मोबाइल्स के भी काफ़ी ट्रिक्स सिखाते हैं कि मोबाइल से कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मोबाइल और उसमें सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आपका जनरे क्या है, आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी करें, तो मोबाइल इज़ वेरी गुड, बहुत हैंडी होता है, कैसी आप चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो, और काफ़ी चल भी जाता है, स्टोरेज भी काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है और आप उसको अच्छे से प्रोसेस करना चाहते हो, तो गो फॉर कैमरा फोटोग्राफी, क्योंकि उसमें आपको डिटेलिंग ज़्यादा मिलेगी, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप रॉ में क्लिक कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो और अपना मन मुताबिक उसको एडिट कर सकते हो। और मोबाइल से ये फ़ायदा है कि इंस्टेंट आपको एडिट होते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इजीली अचीवेबल हो जाती है। ओके, तो सर आपने एक वर्ड यूज़ किया है अभी, एडिट। जी। ओके, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक रॉ पिक्चर से लेके उसकी एडिटिंग से लेके वो डिलीवर करने तक, जो वो फ़ोटो की जो जर्नी रहती है वो किस तरीके की रहती है, एक फ़ोटोग्राफ़र की भी रहती है, तो वो किस तरीके की रहती है? सबसे पहले कि हम लोग ये देखते हैं कि फ़ोटो जो हम लोगों ने प्लान सेट किया है, किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम लोगों ने उसको किस वे में शूट किया है और डिलीवरीज का देना है, हमको एंड पॉइंट हमको पता होता है पहले से कि भाई क्लाइंट के दिमाग में ये है। सो वो डिलीवर करने के लिए हम लोग रॉ में क्लिक करते हैं, फिर रॉ में हम लोग उसकी फिनिशिंग करते हुए उसको पूरा डिलीवर करते हैं। तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि रॉ फुटेज बड़ा भी होता है, हम लोगों को उसके हिसाब से उसका स्टोरेज भी रखना होता है। अगर आज के हम एक वेडिंग की बात कर रहे हैं तो 800 से 1 TB तक का डेटा हम लोग ईजिली कर लेते हैं। 800 GB से 1 TB डेटा एक वेडिंग का अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। फिर उसको प्रोसेस करना, सिस्टम भी उस तरह से चाहिए जो इतना डेटा हैंडल कर सके, और साथ में बंदा भी इतना स्किलफुल होना चाहिए कि वो बोर ना हो और हर एक फ़ोटो में अपनी वही पैशन के हिसाब से उसको एडिट करे। ऐसे नहीं कि एक में तो जल्दी कर दिया, एक में टाइम लेके कर रहा है। तो वो क्या होता है कि पूरा सेट एक जैसा दिखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस 10-12 फ़ोटोज़ ब्राइड ग्रूम की अच्छी कर दी, बाकी लोगों को ना नहीं किया। बिकॉज
आपको वेडिंग के अंदर आप मान के चलो जितने गेस्ट आए, जो आप ये फ़ोटो दे रहे हो, एवरीबडी इज़ गोना यूज़ ऑन सोशल मीडिया, प्रिंट भी करवाएंगे। तो हम लोगों को इक्वलिटी रखनी बहुत ज़रूरी थी इस चीज़ के अंदर। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटो ले रहे हैं तो उन्हीं का ही बेस्ट लें, सभी का बेस्ट लेना सबका बेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ये ब्राइड ग्रूम का तो हम लोगों ने ऑर्डर ले लिया, दूसरे फ्यूचर तो हमारे क्लाइंट्स वही हो सकते हैं। एग्जैक्टली सही बताया आपने एकदम। ब्राइड ग्रूम के वहाँ पे आपकी टीम लगेगी तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो आपको नेक्स्ट हायर कर पाएंगे। और नॉट जस्ट देयर वेडिंग, बिकॉज हम लोग बहुत जगह जस्ट वेडिंग से मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग बिजनेस होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन से कुछ हुआ है तो एवरीबडी हैज़ बिकम इन हाउस मॉडल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो उन लोगों की भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, एक लिमिटेड बैकग्राउंड, लिमिटेड कैमरा, मोबाइल से वो चीज़ें करते हैं, तो कुछ जगह उनको प्रोफेशनल चीज़ें चाहिए होती है, तो दे डू अप्रोच अस। ओके, तो सर आप मुझे मॉडल फोटोग्राफी के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे वेडिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, प्री वेडिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, और कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं वो भी कुछ अलग होता है, और मॉडल फोटोग्राफी भी अलग होता है। आप इनके बारे में बता सकते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से ये कवर किए जाते हैं? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। आप जैसे आपने पूछा कि मॉडल फोटोग्राफी क्या है कि मॉडल्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉडल रैंप पे भी वॉक करती है, मॉडल का पोर्टफोलियो भी बनता है, और मॉडल किसी गारमेंट को या ज्वेलरी को पहनते हुए या कोई भी सामान है, चाहे जैसे आप अपने आगे यहाँ पे मग रखा हुआ है, चाहे मग भी हम कह सकते हैं, तो मॉडल जब ये कोई भी चीज़ यूज़ करती है तो मॉडल अपने आप में एक प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो मॉडल अपने प्रोडक्ट को अपने आप को यूज़ करते हुए कितने अच्छे तरीके से दिखा सकती है। वो गारमेंट पहना है तो उस गारमेंट को किस तरह से डिस्प्ले कर रही है, उसको वो गारमेंट कैरी करना आ रहा है नहीं आ रहा है। उसने कोई ज्वेलरी पहनी है, सपोज़ करो उसने ईयरिंग पहना है और वो पोज कहीं और का दे रही है, तो वो ईयरिंग डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसको कैसे वो ईयरिंग दिखाएगी, या उसने रिंग पहनी है तो कैसे रिंग दिखाएगी, और कैसे उसने नेकलेस पहना है तो कैसे दिखाएगी, ब्रेसलेट पहना है तो कैसे दिखाएगी, और कैसे कोई गारमेंट चाहे कुर्तीज़ है, चाहे वेस्टर्न वेयर है, चाहे ब्लेजर है। तो ये सब चीज़ें दिखाने के लिए तो मॉडल शुड नो कि मुझे कब कैसे बैठना है, कब कैसे खड़ा होना है, और कैसे किसी चीज़ों को दिखानी है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मॉडल शुड नो कि ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए। अब जैसे आपने मॉडल के बारे में बताया कि मॉडल फोटोग्राफी के अंदर किस तरीके से वो मॉडल के ऊपर टोटली डिपेंड होता है कि वो किस तरीके का पोज ले रहे हैं, वो किस तरीके से वो ज्वेलरी है, वो क्लोथ्स हैं, वो किस तरीके से उनको कैरी कर रहे हैं, वो टोटली डिपेंड होता है एक मॉडल के ऊपर। जी। अब अपन बात करते हैं जो प्री वेडिंग शूट्स वगैरह होते हैं, जो लोग प्री वेडिंग करवाते हैं, आजकल मार्केट में बहुत क्रेज़ है उनका। जी, तो उसके बारे में आप बताइए कि उनमें क्या रहता है, किस तरीके से वो कवर करी जाती है, वो लोग कौन कौन सी लोकेशंस कवर करते हैं, और किस तरीके की होती हैं, इनके अंदर कोई टाइप्स होते हैं? ठीक है सर? जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हम लोग भी बहुत जगह क्लाइंट को भी इस चीज़ को समझाते हैं। बेसिकली क्या है कि सब लोग आज की डेट पे म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी देखते हैं, और हर कोई इंसान अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं इस लोकेशन पे होता, मेरे साथ में मेरी पार्टनर, लाइफ पार्टनर ऐसे होती है, हम लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं, ऐसे गारमेंट्स पहनते हैं, ऐसे लोकेशन पे अच्छे से एंजॉय करते हुए चीज़ें देख करते हैं। तो हर कोई इसमें इमेजिन करता है और उसको वैसा अचीव करना चाहता है। तो सबसे पहले जो प्री वेडिंग के लिए हमारे में चैलेंज आता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला। कारण क्या होता है, लव मैरिज में कपल्स अपने आप में इतने ऑलरेडी घुले मिले हुए होते हैं कि उनसे हम कुछ चीज़ एक्टिविटी करने का बोलते हैं या कॉम्पेबिलिटी या केमिस्ट्री देखना करते हैं, बहुत इजीली अचीव हो सकता है उसमें। और वहीं जो प्री वेडिंग हम लोग करते हैं जिसकी अरेंज मैरिज होती है, तो इसमें हमारे में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उसमें चैलेंजेस ये आते हैं कि प्री वेडिंग जो हमारा लव वाला होता है उसमें कपल खुद दोनों जने आ जाते हैं, या हमारी टीम जाती है, हमारे बीच में स्टाइलिस्ट होता है या मेकअप आर्टिस्ट होता है, मिलकर हम लोग पूरा टीम बना के हम कर लेते हैं। लेकिन जब अब हम अरेंज मैरिज वाले का करते हैं तो लड़की की तरफ से भी 2 लोग आ रहे हैं, लड़के की तरफ से 2 जगह आ रहे हैं। उनका सिर्फ मोटिव इतना होता है कि वहाँ पे एक एलईडी वॉल है हमारी शादी पे, हमको हमारे बस कपल वाला दिखाना है, लेकिन वो खुद कंफर्टेबल इतना नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, जब उनके फैमिली मेम्बर्स इतना साथ में होते हैं तो बहुत सारे पोजेस कराना इतना आसान नहीं होता है, बहुत शाय भी हो रहे होते हैं, कपल्स आपस में इतने घुले मिले भी नहीं होते हैं, तो कैसे करना है, कैसे कैरी करना है, कॉम्प्लिमेंट्री नहीं आती एक दूसरे को। सपोज करो हमने फोरवर्ड पे किस करने का बोल दिया, हाथ पकड़ने का बोल दिया, तो वो फील जनरेट नहीं होता है। सो मैं बहुत सारे लोगों को एडवाइस देता हूँ, खासकर स्पेशली जो अरेंज मैरिज वाले होते हैं, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं इनका कंटेंट नहीं निकाल सकता या उनको मन मुताबिक चीज़ नहीं देता तो मैं खुद मना कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका पैसा उनको लगे यार खर्च भी किया और मज़ा नहीं आया और मेरे काम में कमी आया, तो मैं उसको पहले ही मना कर देता हूँ। तो प्री वेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डायमेंशन है आज की डेट पे, बिकॉज हर कोई बंदा अपने आप को एक टीवी पे इमेजिन करता है, तो उनका ये सपना यहाँ से पूरा होता है। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। या तो अगर अरेंज मैरिज भी है तो आप अपने आप में इतने कॉम्फर्टेबल हो जाएं या इस तरह से मैनेज करें। अगर आप प्री वेडिंग करना चाहते हो तो घर वालों को ना बताओ, चुपचाप अपने आप में कर लो, कुछ भी बहाना बना के बना दो कि बाहर जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये लगेगा घर वालों को झूठे, बट लेकिन वो जो अचीव करना चाहते हैं ना, उसके लिए टाइम देना पड़ता है और माइंड अपना ब्रॉड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनीवेज वो लोग शादी करके साथ रहना चाहते हैं।
लेकिन बहुत जगह से अरेंज मैरिज में इसमें जो प्रॉब्लम भी आती है, तो मैं घर वालों को भी गलत नहीं बोलूँगा और ये नज़रिया भी गलत नहीं बोलूँगा। बहुत जगह पे ऐसा हुआ भी है कि प्री वेडिंग हो गया, पहले शादी 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, उस बीच में कोई खपट हो गई, कैसे कुछ हो गया, दोनों का रिश्ता कैंसिल हो गया। अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोमेंट जनरेट हो चुके थे कि कपल्स वहाँ पे बहुत, जो अरेंज मैरिज में होते हैं ना, नॉर्मली बात करके जितना साथ में नहीं है, लेकिन प्री वेडिंग में हम लोगों के साथ में घुल मिल के इतना जाते हैं कि कपल्स अपने आप में एक लवर्स वाला फील जनरेट शुरू हो जाता है उनका। और फिर बाद में कुछ अगर रिश्ता किसी रीज़न से टूट जाता है तो ये इफेक्ट डालता है, लड़की के थ्रू आउट लाइफ पे भी रहता है और घर वालों के दिमाग में रहता है, तो बहुत जगह इसका अपोज भी होता है। सो मैं इंडिविजुअल चॉइस बोलूँगा इसको, बिकॉज इसको ये बोलना बहुत गलत होगा कि ये प्री वेडिंग हो गया, उसके बाद में दोनों कपल के बीच में कुछ केमिस्ट्री बन गई और अब टूट गया, तो ये ना कपल्स इंटरेस्ट नहीं लेते इस तरह से, तो बहुत लोग इसको मैनिपुलेट भी करते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इसके अंदर जो अपन वीडियो कवर करते हैं प्री वेडिंग, सो इनके अंदर लोकेशंस रहती हैं, वो किस तरीके की रहती हैं? लोकेशंस पूरा थीम बेस्ड होता है सारा। कुछ जगह बहुत रोमांटिक वे में होता है, तो हम लोग लोकेशन उस तरीके से रहते हैं कि इंटीमेट फीलिंग्स कैसे दिखाएं। कुछ जगह जैसे हम राजपूत वेडिंग्स करते हैं, तो आज की डेट में धीरे धीरे राजपूत फैमिली से भी प्री वेडिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उनको प्रॉपर रॉयलनेस दिखाना होता है, उनको दिखाना होता है कि भाई हमारा बहुत अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो मेजर काइंड ऑफ वहाँ पे इस तरह से शूट दिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी को दिखाते हुए, ज्वेलरी को दिखाते हुए वो प्रॉपर अच्छे से कैसे कैरी कर रहे हैं। उसमें बहुत इंटीमेट फीलिंग नहीं होता, लेकिन उसमें रॉयलनेस और हैवी काइंड ऑफ ज्वेलरीज, कपड़े या लोकेशंस दिखाता है कि हम लोग सर्वगुण संपन्न है और समृद्ध है, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उस जगह से उस जगह कैरी होता है। कुछ जगह कहानी बेस्ड होता है, बहुत सारे कपल्स आते हैं कि हम लोग कैसे मिले थे और क्या हुआ, तो वो पूरा उनकी जर्नी दिखाते हैं। तो हम लोगों को जर्नी दिखाने में बहुत मजा आता है, बिकॉज वहाँ पर सब चीज़ें नेचुरल होती है। वो लोग जो ऑलरेडी लाइफ जी चुके होते हैं उसी को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है, एनिमेशंस भी हो गया है, स्टॉप मोशंस भी आ गया है, तो कपल टू कपल, और क्योंकि वो मनी पे भी वो मैटर करता है, क्योंकि अगर सपोज करो कोई क्लाइंट मालदीव्स में शूट करना चाहता है, कोई थाईलैंड करना चाहता है, कोई गोवा करवाना चाहता है, कुछ लोग हेरिटेज प्रॉपर्टी करवाना चाहते हैं, तो एवरीथिंग टेक अ कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें हम लोग भी करते हैं। वो लिमिटेशन हमारा कॉस्ट का भी रहता है, बिकॉज इस फील्ड में जितना भी खर्च करो उतना कम है। आप जितना लग्जरी रहोगे तो आपका पैसा भी उतना खर्च होगा, और क्रिएटिव जितना चाहेंगे उतना पैसा भी उसमें खर्च होगा। हम लोग VFX भी कर सकते हैं, हम चाहे एक स्टूडियो में शूट कर ले और सारा लोकेशन इस तरह से कर ले, तो अगेन वो पैसा लगता है उस चीज़ का। आजकल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गई है। एक्सपेंड ये पहले भी थी, लेकिन क्या था कि लोगों को रीच नहीं थी। हम लोग अब आज के डेट पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब इतना चीज़ चलाने लग गए, तो हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं और इजीली हम लोगों को पता पड़ रहा है, तो हम लोग इसको खुद अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज जितने लोग आज की तारीख में सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो उन्हें वहाँ से नॉलेज मिल रही है, आज की तारीख में उनकी डिमांड्स भी वैसी हो रही है। बिल्कुल, नए नए हमको इंस्पिरेशन मिलती जाती है कि अगर मेरे भी घर में ऐसा मैं कर दूँगा, इसका जब मैं आगे कैमरा लगाऊँ तो बैकड्रॉप में ऐसा आएगा, तो विजन्स बढ़ता जा रहा है, स्टाइलिंग बढ़ती जा रही है, अपने आप में सब इंटीरियर डिज़ाइनर से लेके फैशन इन्फ्लुएंसर तक बनते जा रहे हैं इस चीज़ के अंदर। ओके, तो जैसे आपने बताया कि जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वो क्लोथ्स रॉयल होते हैं, ज्वेलरी रॉयल होती है, विंटेज कार्स होती है, एग्जैक्टली, एंड उनके लिए फिर वो प्रॉपर्टी भी उतनी रॉयल होनी चाहिए, एकदम ट्रेडिशनल टाइप। एग्जैक्टली। ऐसी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे देखी है सर आपने? बहुत सारी है। अगर आप जयपुर से उदयपुर के बीच में जाएंगे तो आपको 50 ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हमको थोड़ा सा अंदर एरिया में जाना पड़ता है। जैसे अगर आई डोंट नो आप जानते हो नहीं, घानेराव करके एक जगह है कुंभलगढ़ के पास में, रॉयल घानेराव कैसल है, 500 साल पुराना कैसल है। वो अपने आप में कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, जो 500 साल पुराना है, अपने आप में एक चलता फिरता म्यूजियम है। अगर हम वहाँ जाके कुछ करते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट्स भी इतने नहीं आते, बहुत लिमिटेड हो जाता है क्लाइंट्स का। तो हम लोग ऐसी जगह भी चूज़ करते हैं जहाँ पे हमको डिस्टर्बेंस कम से कम मिले। और हम लोग जब शूट्स भी करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं हम लोग वीकडेज पे करें, वीकेंड्स पे ना करें, क्योंकि वीकेंड्स पे हर होटल रिजॉर्ट में कोई ना कोई आपको गेस्ट मिलेंगे, डिस्टर्बेंस रहेगा। तो जितना हमको एम्प्टीनेस मिलेगा, हम उतने अच्छे तरीके से उनकी कहानी को नरेट करते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, टाइमली चीज़ों को खत्म करता है। ये भी एक टास्क है। बहुत बड़ा टास्क है सर। ओके, तो सर आप ये बताइए कि आप 7 ईयर्स से इस फोटोग्राफी प्रोफेशन के अंदर हैं, आप इसी में ही अपना करियर बना चुके हैं एंड इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सर आपका जो फेवरेट पार्ट है इसके अंदर वो कौन सा है? मेरा फेवरेट पार्ट है ट्रैवल एंड मीटिंग न्यू पीपल। बिकॉज हम लोग वेडिंग की बात करें तो साल में हम लोग 50+ वेडिंग्स तो मिनिमम हमारी हो जाती है। आप ये मान के चलो एवरेज आज के कोरोना की गाइडलाइन के अलावा भी हटा दें तो हम लोग एवरेज शादी में 500 लोग होते हैं। आप सोचो 500 लोग 50 शादियाँ एवरेज, तो कितने लोगों से हम मिलते हैं।
तो जितना नए लोगों से मिलते हैं तो हमको हर बार नया नया कुछ सीखने को मिलता है। आप छोटे बच्चों भी आज देखोगे तो कितने क्रिएटिव हैं। हम लोगों को तो मोबाइल का पता भी नहीं था कि मोबाइल क्या था ही नहीं उस टाइम पे। आज के लोग मोबाइल पे क्या क्या कर लेते हैं। तो नए नए चीज़ें क्या करने जा रहे हैं और नई नई चीज़ें डिमांड कैसे हो रही है। बच्चे भी तो बच्चे भी मॉडल्स हैं, तो उन बच्चों के साथ में तालमेल बैठाने से लेके बुजुर्गों तक हम लोगों को सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके अंदर एक चीज़ और अब मैं ऐड करूँगा कि इसमें हमारे एथिक्स और डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या है कि आज की जनरेशन जो है क्लब वाली, हम लोग ज़्यादा बोलते हैं कि क्लब वाली जनरेशन है। तो क्लब में जाते हैं तो बूज भी होता है, लोग स्मोक भी करते हैं, कुछ और भी चीज़ें लोग आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों पे। सो जो करंट फोटोग्राफर्स हैं या जो बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी हैं जिनकी ऐसी थोड़ी कुछ बैड हैबिट्स हैं, उनको नहीं लगता बैड हैबिट्स है। बिकॉज उन लोगों ने कुछ कभी मूवी में देखा या कुछ ऐसा कुछ आर्टिस्ट देखा कि हाँ वो कर रहा था। जैसे शिव को बदनाम, भोले को बदनाम करते हैं, भाई भोले का प्रसाद है, बट भोला ऐसा नहीं कहता, शंकर ऐसा नहीं कहते कि अब आप स्मोक करो ना कुछ करो। इस चीज़ को ध्यान रखने वाली ज़रूरी बात, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। वेडिंग्स के अंदर 70% ऑफ फोटोग्राफी जो होती है ना फीमेल्स की होती है। रीजंस, मेल हमेशा काम में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं और वो फोटोग्राफ्स कैमरे के पीछे या कहीं ना कहीं छुपते ही रहेंगे। पर गर्ल्स शादी से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से अपना डाइटिंग का ध्यान रखती है, अपने गारमेंट्स करवाती है, 50 बार ऑल्ट्रेशन करवाती है। अगर उसने वहाँ फोटोग्राफ नहीं करवाई तो उसको पूरा 2-3 महीने का पूरा जर्नी वेस्ट हो जाएगा। तो उसको चाहिए। इतने सर्दी में भी बैकलेस हो गया है, कुछ जो बहुत चीज़ें रहता है, तो उनको दिखाना भी ज़रूरी है कि उन्होंने मेहनत की है। अब इस चीज़ में जो करंट फोटोग्राफर से या दूसरे और भी कुछ जो जुड़ना चाह रहे हैं या कुछ है, तो उन लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दे रहा हूँ अपने इस माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि प्लीज़ जितना हो सके, अगर आप में हैबिट है, डोंट डू इट एट एनी पब्लिक प्लेस, डोंट डू इट एट एनी क्लाइंट प्लेस। आप अब उसका वो प्राइवेट है, उसको प्राइवेट रहने दो, उसको कहीं बाहर मत आने दो। और मैं एडवाइस दूंगा आप करो ही मत, बिकॉज ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप स्मोक करके या ड्रिंक करके, यार आप सपोज करो ब्राइड का शॉट करने जा रहे हो, आपके वहाँ पे स्मेल आ रही है, वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी होगी, ब्राइड की मम्मी भी होगी, 2-3 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो इट डजंट मेक एनी गुड इंप्रेशन। आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी पूरी टीम का नाम बहुत ख़राब होता है। इस चीज़ पर स्पेशली ध्यान दें, डिसिप्लिन में रहे, आपको जो टाइम मिला उस टाइम से पहले पहुँचे, आपके उस टाइम से पहले इक्विपमेंट्स, लाइटनिंग, टेस्टिंग का काम सारा पहले हो जाए, ताकि क्लाइंट का टाइम वेस्ट ना हो। आप ये ना बोले यार हम तो गए, ये नहीं था वो नहीं था। आप अपने आप पहले आप वो चीज़ें करते हुए दिखेंगे तो क्लाइंट भी आपको दिखेगा यार ये लोग रेडी हो गए, मैं रेडी नहीं हुई, तो वो भी टाइम से करेगी। आप चाहे ब्राइड शॉट्स भी कर रहे हैं तो ब्राइड को पहले इन्फॉर्मेशन देगा हम इतनी बजे आएंगे, इससे टाइम से पहले आएंगे, आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए। जब आपका शॉट्स करें किसी और का मेकअप वहाँ नहीं होना चाहिए, ताकि उनका भी टाइम बचे, रूम मैसी ना हो। तो ऐसे सब चीज़ों को जितनी बारीकियों पे ध्यान देंगे, रिजल्ट अमेजिंग रहेगा। और जितना आप इंटरेक्शन करेंगे, क्लाइंट को भी बता रहेगा आप क्या कर रहे हैं। ब्लाइंड नहीं रहेगी, शादी का अरे आपने ये क्या कर दिया, आपने बोला नहीं, आप बोलते तो हम ये करते हैं, तो क्लाइंट को भी इस तरह से मौका ना मिले। आपका काम हमेशा परफेक्ट रहेगा। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जी एग्जैक्टली। ओके, तो सर आप बताइए कि जो फोटोग्राफी प्रोफेशन है, जो फील्ड है, इसके अंदर लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस देखा जाए तो इस फोटोग्राफी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो लिमिटेशंस है वो सारे माइंड की है और प्लेस की है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। आप सपोज करो कोई रैली शूट कर रहे हो, पॉलिटिकल रैली हो सकती है, आपको रैली तक का अगर कुछ काम मिला तो रैली तक की उसको रहने दो। आप सपोज करो कुछ बाद में प्राइवेट कोई उनकी मीटिंग चल रही है, अंदर गए आप उनके साथ में चले जाओगे। हम लोग पॉलिटिशियंस के लिए भी काफ़ी काम कर चुके हैं, तो वो उस प्राइवेसी के अंदर आप जबरदस्ती जाके जब उसे एक्स्ट्रा कंटेंट निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपका हो सकता है कि उस काम से भी हम दो बैठे हैं। तो लिमिटेशन ऐसा है कि आप किस जगह क्या कर रहे हैं, आपको क्या काम गया है, आपको क्या टास्क दिया गया है, आपको उसको अचीव करने का करें और अपने आप को एक साइड रखें। ज़्यादा दोस्ती भी कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि भाई पुलिस से दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है, तो ऐसा हर जगह होता है। अगर आप वेडिंग शूट करने गए तो आप ब्राइड हो गई, उसके कुछ खास फ्रेंड्स हो गए, उनसे ओके ऐसा रिलेशन बनाए ताकि वो आपको प्रॉपर पोजेस दे पाए, आपसे दोस्ती करके आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए, चीज़ें बराबर हो जाए। आप इतना फ्रैंक भी ना हो जाए कि हाँ भाई पर्सनल इंस्टाग्राम ले लिया, ये ले लिया, वहाँ मैसेज कर रहे हैं, हाय गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहे हैं, फोटोज़ क्लिक करिए, क्लाइंट को देनी है उससे पहले उनकी पर्सनल फोटोज उनको देना शुरू कर दिया, दूसरी गर्ल्स आई है या कोई भी आया। तो जो ये मिसबिहेवियर है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आप नीट अच्छे से गए हैं, आपके इक्विपमेंट्स रेडी है, आपने क्लाइंट से पहुंचने के साथ में मीट एंड ग्रीट किया है, उनसे हेलो हाय किया है, सर इस तरह से मिले हैं प्रॉपर, ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिमिटेशंस अपना है, प्रोडक्ट का भी लिमिटेशंस है कि आप जितना क्लाइंट को देना है उतना कर रहे हैं और टाइमली कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग जो आज की डेट में वो टाइम पे है। इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है अगर आपको टाइम पे नहीं मिला है तो उसके बाद मिलने का तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। एग्जैक्टली, जैसे आपने बताया कि मिसबिहेव ना करें, टाइम से पहुँचें।
ये आपके वर्क को बताता है, वर्क को शो करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका वर्क जी। कितना अच्छा है। एग्जैक्टली। एक जेंटलमैन, और जेंटलमैन ही होते हैं जो अपनी अच्छी इमेज वहाँ पे छोड़ के आते हैं। जी। एग्जैक्टली। ओके। तो सर आज की जो जो आज फोटोग्राफी का इतना ट्रेंड चल गया है, जी। तो इनके कॉलेजेस भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल। तो जो लोग परस्यू करना चाहते हैं फोटोग्राफी, आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके की फोटोग्राफी परस्यू करें और कहाँ से कर सकते हैं, उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। बहुत सारे कॉलेजेस बने हुए हैं। अगर मैं आपको बेसिक से बात करूँ, जीमा और जिका, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स एंड जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, ये सारे जयपुर में भी है अगर राजस्थान की बात करते हैं अपन तो, और मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी है। तो वहाँ पे हर टाइप के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि जस्ट फोटोग्राफी बोलना या वहाँ चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके अंदर साउंड भी है, लाइट भी है, एडिटिंग भी है, वीएफएक्स भी है, प्लानिंग भी है, कास्ट क्रिएट करना है, आपके पूरा क्रू क्रिएट करना है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, लोकेशन स्काउटिंग है। तो ये ख़त्म नहीं, अपने आप में कुछ ख़त्म नहीं होता है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के अगर कोई बच्चे 5th या 6th से भी है ना, उनको बेसिक नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो कैमरे, अगर जो पर्टिकुलर कैमरा ही यूज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ आर्ट डायरेक्शन करना चाहते हैं जिसमें वो ऊपर से बताते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, कुछ चाहते नहीं मैं कैमरा यूज़ करना चाहता हूँ, तो दैट्स वी कॉल कैमरा मैन। तो कैमरामैन जो बनना चाहते हैं तो जो बेसिक टर्म्स होते हैं, लाइक अपर्चर क्या है, शटर स्पीड क्या है, आईएसओ क्या है, किस लाइटिंग में क्या होना चाहिए, कब क्या करना है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आईएसओ कब कितना प्लस माइनस करना है, आप उसको रॉ में शूट कर रहे हैं, एस लॉग में कर रहे हैं। तो ये वेरिएशन से बहुत सारे, मतलब मैं इसमें जाऊँगा तो ये खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये नॉलेज प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो जब वो इसमें परस्यू करना चाहते होंगे तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि मुझे किस में जाना है। जैसे फॉर मैं बचपन से अपने आप को अज्यूम करता था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, लेकिन वन ऑफ माई लिमिटेशंस कि मेरे को लेफ्ट ईयर से सुनाई नहीं देता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे शिफ्ट, आपकी चेयर भी शिफ्ट की। तो आपकी जो लिमिटेशंस है, तो अब मैं उसमें वहाँ जा नहीं सकता, बिकॉज वहाँ पे आपका ईयर प्रॉपर होना चाहिए, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये वो इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इवन तो मैंने वो अपना ड्रीम पर्सनली वहाँ जाके जो मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं आज भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हो गई या इंस्टाग्राम में इतना ईजी हो गया कि मुझे मल्टीपल चीज़ें पता पड़ती है। जैसे सब लोग ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, या ब्लैक होल लाइट एमिट करता है नहीं करता, ये 1915 से सवाल बना हुआ था। मात्र कुछ दिनों पहले ये चीज़ डिस्कवर हुई है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी, वो अब जाके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब जाके वो सक्सेसफुल हुई है। तो मैं आज भी अपडेटेड हूँ उस चीज़ में। और आपका जो पैशन, आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसको कैरियर कहीं ना कहीं करते हो। आज जैसे मैं भी इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बस प्रोफाइल गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर मैं काम की चीज़ ढूंढ लेता हूँ, उसका नोटिफिकेशन ऑन करता हूँ, उसको मैं बराबर फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में। पैशन सब चीज़ का है, और टाइम बड़ा रोल है। देखो बहुत सारी चीज़ होती है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ है ना, आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, एंड दिस इज़ लाइफ। आपको जितनी ठोकरें मिलती है वो एक्सपीरियंस है, उसी से आप स्ट्रांग होते हो। तो सीधा क्विकली चीज़ें नहीं होना चाहिए, बीच बीच में चीज़ें रुकती रहनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें आगे बढ़ पाए। ओके। तो सर अपन बात कर रहे थे पैशन पे, जैसे आप बहुत पैशनेट थे फोटोग्राफी के लिए, आप बचपन से ही फोटोग्राफी करते थे अपने मदर फादर के लिए, जैसे आपने बताया आपकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिक्स के साथ था। तो सर आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको आपने अपनी लाइफ में अडेप्ट किया, और आज आप इतनी अच्छा कॉन्टोर इंडिया ग्रुप रन कर रहे हैं और इसको 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो सर इसके बारे में आप बताइए। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में थी, और जब कोई कुछ ऐसा काम कर रहा होता है तो आपके पास, जब आप वहाँ पे ओनली चाइल्ड होते हो और उस पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वहाँ पर जैसे मम्मी मेरी चुनाव लड़ रही है, जैसे एमपी का चुनाव लड़ा था मेरी मम्मी ने 1999 में पाली जिला से। तो अब मम्मी और पापा वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो मुझे पूरा घर संभालना होता था, या उनको भी वहाँ कुछ चाहिए तो मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना होता था, बिकॉज मैं काफ़ी बचपन से ही बहुत सारे काम कर रहा हूँ, चाहे बैंकिंग हो, चाहे पोस्ट ऑफिस वाले वर्क रहे हो, चाहे पापा की सरकारी जॉब थी LIC ऑफ इंडिया के अंदर, तो पापा की जॉब के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी। तो वो सारा चीज़ें मैं स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ, और इवेंट्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होते थे, और ट्रैवल हमारा स्टार्टिंग से रहा। तो हम लोग ये सब चीज़ें करते रहे, तो लिमिटेशंस मेरे बहुत सारे आते थे,
पापा जितना अपना नाम अच्छे से सिटी में रखते थे और हर कोई बंदा किसी ना किसी वे में पापा से हेल्प मांगने आता था, तो एक इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी कि यार पापा से जितने आते थे 4 लोग मेरे पास में आना चाहिए। कंपटीशन घर में ही मैंने क्रिएट कर रखा था और पापा बहुत सारी चीज़ें से सीखने को मिलती थी कि कैसे किया, किससे कैसे बात करनी, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ पीपल यूज्ड टू कम। कभी कोई सीआई मिलने आ रहा है तो कभी कोई कलेक्टर मिलने आ रहा है, या ऑफिस में मीटिंग हो रही है, बड़े लेवल पे मीटिंग हो रही है, पापा को कोई अवार्ड मिल रहा है, तो ऐसा लगता था कि ये करना है तो कुछ अपना करना है, लेकिन अब पापा की फील्ड से हटके करना है, अपना एक अलग नाम करना है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 2002 एंड 2006 का बैच का हूँ मैं, जयपुर से मैंने इंजीनियरिंग की है और 2005 के अंदर मेरे पापा की डेथ हो गई। व्हेन आई वाज इन 5th सेमेस्टर और 10-15 दिन बचे थे एग्जाम होने में, तो पापा की डेथ हो गई। सो उस टाइम तक जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग करते करते ही मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्लान बन चुका था कि मुझे एमबीए वहाँ से करना था। अब क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल्स में थी और वो यूरोप में अपनी स्टडीज़ कर रही थी। अब डैडी की डेथ हो गई तो मैं ओनली मेल चाइल्ड अपने घर का रह गया। तो जो सपने थे, तो एक कहता है ना कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो मेरे बिल्कुल सब चीज़ें ड्रास्टिक चेंज हो गया। मैंने अपनी जैसे जैसे अपनी इंजीनियरिंग खत्म की, साथ में इंजीनियरिंग मतलब डैडी की तरफ में क्या मैं बोलूँगा कि 2 मंथ्स में मैंने अपनी कंपनी ओपन कर ली थी जोधपुर में, और मैंने हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था। एक्सपोर्ट्स का बिजनेस स्टार्टिंग से ही शुरू किया मैंने, क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना था, सिस्टर की एजुकेशन भी यूरोप में पूरी करनी थी, तो काफ़ी पैसा लगता है उन चीज़ों में, मेडिकल में लगता भी है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ये नहीं बोलूँगा कि डैडी की डेथ पे ही मैंने अपने ऊपर ली थी। पापा ने मुझे बचपन से ट्रेन कर रखा था। मैं जब मैं 4th क्लास में था, मैं तब से प्रोफेशनल वर्ल्ड का काम कर रहा हूँ। एक साइकिल थी, साइकिल पे ही अपने 50 काम कर लेता था, ऑफिस से पापा की सारी चीज़ें जो भी होती थी। जैसे आप LIC के बारे में जानते होंगे, आपको सबसे पहले पॉलिसीज़ बनानी होती, तो पॉलिसीज़ बनने से पहले उनका मेडिकल चेकअप से लेके उनकी कैश काउंटर पे मनी डिपॉजिट से उनकी रिसिप्ट लेने से लेके, तो पापा के अंडर में जितने एजेंट्स होते थे, तो उनके सारे फॉर्म से लाके फॉर्म फिलिंग से लेके मैं सारे काम खुद ही कर लेता था। पापा को सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर और वेरीफाई करते थे, और एजेंट्स को भी सारी पॉलिसीज़ का पैसा जमा, उनकी फॉर्म जमा से लेके रिसिप्ट आने तक मैं डिलीवरी, उसका भी सारा काम मैं खुद देखता था। तो मेरे को स्टार्टिंग से डे 1 से घर से ऐसी ट्रेनिंग मिली थी और मैं ये करते आ रहा था, और साथ साथ में अपना पैशन था क्रिकेट का, मैं वो भी पूरा करता आ रहा था। तो जब 2005 में डैडी की डेथ हुई, तो इस सर पे जिम्मेदारी आई, तो मैंने अपना उस टाइम के लिए प्लान छोड़ा। मैंने अपनी जॉब पे कंटिन्यूटी का साथ में अपना बिजनेस का ही दोनों रन करने का प्लान किया कि जॉब भी साथ में करूँगा ताकि मेरे अपनी फील्ड पीछे ना छूटे। 2008 तक मैंने अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कैरी किया। 2008 में मैंने जेनपैक्ट गुड़गांव में मैंने जॉब ज्वाइन की एज ए शिफ्ट इंजीनियर इन CB रिचर्ड एलिस, जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी है। 4-5 महीने मैंने वहाँ पे वर्क किया और मैंने 4-5 महीने में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड ले लिया जेनपैक्ट के अंदर, जिसके अंदर मोर देन 2000 पब्लिक वहाँ पे वर्क करती थी। फिर अचानक मेरे पास उड़ते उड़ते किसी की इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसा ऐसा दुबई में है और व्हाई डोंट यू टेक अ चांस। मैंने बात की, उन्होंने वीज़ा भेजा और बात होने और सब चीज़ में 15 दिन में ही सब कुछ हो गया और मैं दुबई चला गया। तो जब इनिशियली जब मैं दुबई गया, तो आई जस्ट टुक एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा था कि 3 महीने तक वो काम करके देखते हैं, 3 महीने में तो कुछ कर पाया तो विल कंटिन्यू, एल्स 3 महीने तो ही समझ लो ना, घूमने आया और वापस जो करना है कर लेना। 3 मंथ्स के लिए गया और कब 6.5 साल वहाँ पूरे हो गए पता ही नहीं पड़ा। और मैंने वहाँ पे लीड किया, मेरे को डेडिकेटेड ब्रांच दे दी गई थी, मैं ब्रांच हेड था, मेरे अंडर में 18 से 20 लोगों की टीम थी। और वहाँ पे काम करने का सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया आज तक की लाइफ का सबसे ज़्यादा कारण डाइवर्सिटी। मेरी टीम में बांग्लादेशी भी थे, मेरी टीम में पाकिस्तानी भी थे, मेरी टीम में अफगानी भी थे, मेरी टीम में इंडियन भी थे और मेरी टीम में यूरोपियंस भी थे। तो मेरी टीम में इतने लोगों की माइंडसेट के साथ में काम करना और सबसे काम करवाना और सबसे दोस्ती करना, आप मानोगे नहीं, उस पूरी टीम में सबसे बेस्ट जो मेरे दोस्त थे अफगानी और पाकिस्तान के। वाओ। वो लोग खुद अपनी जो वहाँ की जो सत्ता चल रही है या वहाँ जो चीज़ें चल रही है उन लोगों से वो खुद परेशान है, इसलिए वो वहाँ से छुट्टी भी नहीं लेते थे कि पूरे साल काम करते थे और कोशिश करते थे कि जाना भी ना पड़े। वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है तो वापस यहीं कंटिन्यू हो जाए, ऐसा नहीं कि हमें एक बार कंट्री में इन और आउट करना पड़े। सो वो लोगों ने भी स्ट्रगल देखा था और मैं भी उनसे और चीज़ सीखने को मिल रही थी। कुछ अपवादों की वजह से सब लोग परेशान होते थे, तो वो लोग भी आज भी, जैसे आज मैं हूँ तो वो मेरा वर्क आज भी देखते हैं। मेरे है फॉलोइंग लिस्ट में अफगानी और पाकिस्तानी लोग जो कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मुझे देख के वो बोलते हैं कि यार तेरे को हमने दुबई जब आया था, बिकॉज नॉर्मली इस्लामिक कंट्री है और मैं किसी रीज़न को नहीं मानता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एथिस्ट, लेकिन मैं ज़्यादा सब जगह हूँ। मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ। मैं सब जगह जाता हूँ, एनवायरमेंट लेता हूँ, फील लेता हूँ, आपकी वाइब लेता हूँ, वहाँ पे लोगों के इमोशंस देखता हूँ कि कब क्या होता है। वो आज मेरे बहुत काम आ रहा है, मेरी फोटोग्राफी में काफ़ी काम आ रहा है। और मंदिर तो मैं स्पेशली प्रसाद के लिए जाता हूँ, लड्डू वड्डू बहुत मज़ा आता है खाने में, इस तरीके से। सो जो चैलेंजेस
जो है ना, तो मेरे को जब मैंने अब देखा ना वैरायटी ऑफ लोगों से मिल रहा हूँ और मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं इंडियंस की भी जो माइंडसेट जो है वहाँ, जो लोगों के मन में उल्टी बैठी हुई है, मैं उनको भी क्लियर करता हूँ चीज़ों को। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं पटांग, तो मैं उसको क्लियर भी करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ये आपको मिस धारणा है। मैंने कहा मैं भी आपके सामने इंडियन हूँ, पर ये चीज़ें नहीं होती है। कुछ जगह पे मिस इंटरप्रेट कराया गया, आपको स्टार्टिंग से बताया गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैंने बहुत जगह पे ये चीज़ करने का काम किया। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो। मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानता, बिकॉज आई डोंट सी हिम एज अ लीडर। ही कान टेक, मतलब वो जो एक्चुअली रीज़न है वो नहीं दे सकता। ना मैं हिट करता हूँ, बट आई डोंट सी हिम एज अ लीडर। दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। 2014 में आई केम बैक टू इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी स्पीच। जब मोदी ने अपना शुरू किया था और मेक इन इंडिया और सारे प्लान उसने शुरू किए थे, द रीज़न आई केम टू इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और मैं आज की जनरेशन को ये बोलना करूँगा जो मोदी को हिट करता है या बोलते हैं मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरा में देख के ये बात बोलूँगा। आज की डेट पे गवर्नमेंट जो वेट करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, सब कुछ करेगा, गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके पास में, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी चीज़ें, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म इतना चीज़ मिल चुका है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका खुद का लैगिंग है कि आप किसी और के भरोसे बैठे हो। आज मेरी टीम में 28 लोगों की मेरी टीम है। मैं इंडिया आने के बाद मैंने अपनी टीम खड़ी की 28, तो जो कि करंट है, और 40 लोग चेंज हो चुके हैं, और उतने लोगों को मैंने आत्मनिर्भर मैंने बनाया है। तो आई डोंट वेट फॉर द जॉब, आई क्रिएट जॉब, एंड आई थिंक यू टू कैन। वाह सर, वेल सेड। तो सर आपने जैसे वर्ड यूज़ किया लीडर, जी। तो सर एक लीडरशिप का बहुत क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है हमेशा। मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ, एक जो लीडर होते हैं उनके अंदर क्या स्किल्स, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि ताकि वो अपनी टीम से वर्क करवा सके और खुद एक बहुत अच्छे लीडर बन सके? जी, दो टाइप के लीडर मैं अपने आप को कहता हूँ, बॉर्न लीडर, और एक होता है कि एक्सपीरियंस लेके लीडर बना। मेरे अंदर दोनों टाइप की खूबियाँ हैं। बॉर्न लीडर इसलिए क्योंकि मैंने डे वन से ना घर पे भी अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करवाते आया हूँ। कुछ जो काम करने को रेडी था मेरे को बहुत अच्छे से स्मूथली, तो काम करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी को लालच देखें, अब जैसे केजरीवाल की बात करें, काइंड ऑफ इज एन आईएएस ऑफिसर, उसके बाद में टर्न इनटू पॉलिटिशियन, और नाउ आप आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। वो दिल्ली की पब्लिक से अपना काम कैसे करवाते हैं, मुफ्त 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 में देखे कि भाई बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। तो ये एक नेगेटिव पॉलिटिशियंस की एक निशानी है। अगर आप किसी चीज़ को फ्री की आदत डाल दोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी पब्लिक आपके लिए क्या करेगी? वो सीख ही नहीं पाएगी। तो किसी को जब मुझसे पास कोई भीख मांगने आता है या कुछ आता है, मैं उसको मैं ना भीख नहीं देता हूँ, या तो कुछ खाने पीने का सामान होगा उसको वो दे दूंगा, या मेरा अगर बन सकता हो तो उस बंदे को काम करना सिखाओ कि खाना कैसे अर्न होता है, ना कि उसको सिर्फ खाना दे के खत्म कर दो। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पॉलिटिशियंस में। आज की डेट पे जो पॉलिटिशियंस ये चीज़ कर रहे हैं ना, मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सीख रहे हैं और अपने को 5 साल सत्ता बनाना, अपना जो पावर वाला है ना वो ले रहे हैं, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी प्रीवियस और आज के ज़माने में बहुत डिफरेंस आपको बोलूँगा। मेरी बात करता हूँ बिकॉज आई एम 37 ईयर ओल्ड, और मैंने बहुत तरह की लाइफ देखी है। मोबाइल से पहले की भी लाइफ देखी है, लोकल गुंडागर्दी भी देखी है। जयपुर में जब इंजीनियरिंग करता था तो गुट थे, जाट ग्रुप, राजपूत ग्रुप, मीणा ग्रुप, गुजर ग्रुप, आपस में लड़ते झगड़ते लोगों को देखा है। लेकिन आज की यूथ इतनी है कि ये इक्का दुक्का केसेस के देखने को मिलते हैं, पर ये अब चीज़ें नहीं होती है। कारण हर जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है, सबके मोबाइल में 1 सेकंड में डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है और वायरल हो जाता है, तो लोग डरते हैं इस चीज़ के। तो ये बहुत से चेंजेस आया है। सो पॉलिटिक्स के अंदर अब हम जितना खींचेंगे तो इस पर तो बहुत बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। तो मेजर चीज़ है कि डोंट वेट फॉर पॉलिटिशियन डू थिंग्स, आपके लिए आपको ही करना पड़ेगा। जैसे स्वच्छ भारत का जो अभियान है, आप सोचो कि हम लोग आज़ादी के 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमको ये बताना पड़ रहा है कि कचरा कहाँ फेंको, सुसु कहाँ करने जाओ, तो आप सोचो कि कमी किसकी है। गवर्नमेंट थोड़ी आपको पकड़ के बाथरूम लेके जाएगा। ये तो आप पे बेसिक एथिक्स है। क्यों इंडियंस इंडिया में तो ये कर लेते हैं, कचरा ही फेंक देंगे, विदेशों में नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ डर है, पेनल्टी लगेगी, ये होगा वो होगा। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि इंडियंस में हमें डरा के रखें, लेकिन एथिक्स आपको घर से शुरुआत होगी। और ये एक और अच्छा एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अगर आपको अपने एथिक्स डेवलप करने हैं, आपके उठने से बिस्तर से करो। अगर आपने उठते ही अपना बेड आपने मेक कर दिया ना, आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा खुद से करनी चाहिए। खुद की जगह आँख खुलने के साथ में आपको बेड आपने बना लिया
और काम ऐसा करो कि आईने में खुद से नजर मिला सके। वाओ, बाय द वे सर आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपकी बातों से लग रहा है। एंड आपकी जो 40 एंड 28 लोगों की जो टीम है उससे सर पता चलता है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो सर आप ये बताइए अब कि जो लोग फोटोग्राफी के अंदर आना चाहते हैं, आप उन्हें लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो फोटोग्राफी के अंदर आना चाहते हैं, बहुत सिंपल मैसेज है उनके लिए। किसी को फॉलो मत करो कि उसने ये फोटोग्राफी तो मुझे ये करना है। लर्न करो कि वो कैसे हुआ है और उसको अब आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो अमेजिंग डिफरेंट चीज़ें आपकी निकल के आएंगी। ओके, एंड सर आज की तारीख में जो फोटोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, अपन शायद उसके लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। तो सर जो हिडन जो फोटोग्राफी है जिसको शायद इतना बूस्टअप नहीं मिला है, वो कौन सी है और उनके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं आज के लोग, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं यार ये टीवी में ऐसा आ गया, हमने ये ऐड देखा था, ये कैसे होता है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स नहीं जानते हैं। उसके कारण ये बहुत सारे हैं कि वो आर्ट मीटिंग नहीं करते, ये ऐसे फोटोग्राफी ग्रुप्स के आपस में बैठते नहीं हैं, ग्रुप में एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं और घृणा करते हैं। आई विल से जितने फोटोग्राफर से मिलोगे यू विल ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। अब जो हिडन फोटोग्राफी या जो ऐसी चीज़ नॉर्मली टर्म्स जानते नहीं है लोग, मैक्रो फोटोग्राफी, इल्यूजन फोटोग्राफी, लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें, हाई स्पीड फोटोग्राफी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें। तो ये टाइम फ्रीज करना, लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी अपने आप में इतनी चीज़ है कि ये अब डेवलप हो रहा है और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्लो शटर फोटोग्राफी के भी नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने 3 से 4 वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुके हैं इस बारे में, और जो हम लोगों ने किया है आई विल आपके लिए भी एक वंडरफुल है ये चीज़ इन्फॉर्मेशन। दिस इज अ मैन कॉल्ड मिस्टर शोभित तिवारी, जो कि जयपुर में ही रहते हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के अंदर, और उनके साथ में हम लोग 4 फोटोग्राफी वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुके हैं, जयपुर और जोधपुर मिला के। That's so nice. और हमारी कम्युनिटी के अंदर मोर देन 500 से ज़्यादा लोग इस वे में जुड़े हुए हैं, जो कि उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और अब ये वर्ल्ड वाइड रूप में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, लोग नई नई चीज़ें इसमें डेवलप कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक ऐड किया था स्कॉडा ग्रुप के लिए, कार के साथ में लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी यूज़ करके, और अब नाइकी और एडिडास और ये लोग भी लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी से अपना ऐड बनाने में लगे हुए हैं, और आई गेस इनके का तो लॉन्च हो भी चुका है। तो ये अपने आप में न्यू है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे आई डोंट नो आपको फोटोग्राफी टर्म पता है नहीं, जैसे शटर स्पीड होती है हमारी, शटर स्पीड हम लोग कहते हैं आंखों को जैसे झपक रहा है ना, वैसे शटर अपना शटर नीचे आता है। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड जब बेसिक को फोटोग्राफ करता है वेडिंग से लेके कुछ, तो 1/160 की करता है। इसका मतलब 1 सेकंड में 100 सेकंड का 160वां हिस्सा। तो अब आप लो शटर स्पीड की बात करते हैं तो कैमरा रिवर्स चलता है 1 सेकंड 2 सेकंड, तो शटर 1 से 2 मिनट 1-2 सेकंड तक ओपन रहेगा। अब 1-2 सेकंड तक ओपन रहेगा तो आपका कैमरा आप हैंडी कर रहे हो तो वो हिलेगा तो आपकी फोटो पूरी शेकी आएगी। बहुत बार आपने देखा होगा फोटो देखते हुए मेरी आत्मा निकलते हुए आ रही है, आपने कहीं ना कहीं पुरानी फोटोज में देखा होता, तो वो स्लो शटर की वजह से होता है। मूवमेंट फास्ट होता है और फोटो का शटर लेट बंद हो रहा है, तो वो क्या होता है कि आपको और आपका बॉडी का पूरा मूवमेंट पूरा कैप्चर करता है, तो वो आपको दिखता है कि फोटो में से आत्मा निकल रही है। तो इसको ये फोटोग्राफी में आप करते हैं, तो हम लोग जब शूट करते हैं 30 सेकंड या उससे भी अबाव शूट करते हैं, जब तारों की फोटोग्राफी करते हैं, पूरा लॉन्ग एक्सपोजर शूट करते हैं, तो सारा उसमें काम आता है। और आप ऐसे ही रूम में अंधेरे रूम के अंदर हम लाइट को ट्रैवल करें और आपने शटर स्पीड आपने बिल्कुल लो कर रखी है, तो आपको जो लाइट का मूवमेंट है ना वो सारा कैप्चर होगा, तो आपको लगेगा अंधेरे में से कैसे निकल के आया। बहुत सारा हम लोग प्री वेडिंग में या वेडिंग से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो क्लाइंट बोलता है ये कैसे आया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, क्लाइंट खड़ा है, क्लाइंट के पीछे सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये कैसे आया, तो वो मैजिक सा लगता है, तो मज़ा आता है। फोटोग्राफी बहुत वास्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जी, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, मेगा पिक्सल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्वालिटी सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है कि लो लाइट में भी शूट कर पा रहे हैं, रिजल्ट अमेजिंग होते जा रहे हैं। तो सर जो लोग आज फोटोग्राफी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरीके का प्लेटफॉर्म है? आज के लिए तो मैं आपसे इससे पहले इसके आंसर से पहले चीज़ बताऊंगा। आज फोटोग्राफी करते 150-200 साल हो चुका है कि फोटोग्राफी चल रही है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। आप मानोगे नहीं, लास्ट जस्ट 1 मंथ की बात करूँ ना, जितने थ्रू आउट 150 साल में फोटोग्राफी क्लिक हुई, लास्ट 1 मंथ में क्लिक हुई है। एवरी डे डबल डेटा क्लिक हो रहा है। मोबाइल्स देख लो, आप कैमरास देख लो, आईपैड देख लो, तो हर जगह ना बढ़ता ही जा रहा है। तो डेली बेसिस पे इतना डेटा आ रहा है, इतना डेटा अपलोड भी होता है, सर्वर्स पे सेव रहता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पर। सो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर है कि ये डेटा जो सारा सेव हो रहा है, तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जा रही है। कैसे? आप ई कॉमर्स काम कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो,
तो सब लोगों को कुछ ना कुछ क्लिक करवाना है। तो जो न्यू फोटोग्राफर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक पहले अपना एक बेस बनाएं कि जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अपनी टीम बनाएं, सेल्स अलग करें, कैमरामैन अलग यूज़ करें, पोस्ट प्रोसेसिंग टीम अलग करें, तो उससे क्या है सबके काम बढ़ जाता है। और एक बंदा आप जो एडिटिंग में है तो उसका एडिटिंग जोन बन जाएगा, तो उसमें वो 4 चीज़ नहीं कर पाएगा। फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर अपने आप में नई नई स्किल्स डेवलप करने में लगेगा। और जब एडिट होता है तो ट्राई करें कि फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर जिन्होंने जो शूट किया है वो उनके साथ बैठे और बैठ के उसकी फिनिशिंग भी करवाया था, उसको भी समझ में आए कि अगर उसने शूट करते हुए कोई गलती छोड़ी तो उसको अगली बार में इम्प्रूव कर पाए। ओके, तो सर एक क्वेश्चन है जो बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये जो फोटोग्राफी है इनको डिस्प्ले कहाँ किया जा सकता है आजकल? बहुत अच्छा सवाल है। डिपेंड करता है कि आपका वर्क क्या है, आप एक्चुअली किस जोन में काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप जस्ट ट्रैवल फोटोग्राफर हैं और अगर आप हैवी इक्विपमेंट्स के साथ में हैवी फुटेजेस सब कुछ बना रहे हैं, सपोज करो आप 4K या 6K में वीडियोस बना रहे हैं, अब तो 8K भी आ गया है। सो आप वो जो कंटेंट बना रहे हो तो वो कंटेंट आप नॉर्मल जगह तो आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, ना आपके मोबाइल पे, ना लैपटॉप पे, ना कुछ। तो उसके लिए आपका जो जरिया है, मेजर बड़ी टीवी चैनल्स, एनिमल प्लैनेट हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, डिस्कवरी हो गया, ये उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ का काम करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन चीज़ों पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही दिखाते हैं। आप देखेंगे अगर आप चेक करते हैं तो और भी चैनल्स बहुत सारे आते हैं जो ट्रैवल को दिखाते हैं, फूड दिखाते हैं, इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाते हैं। तो आप किस इक्विपमेंट से शूट कर रहे हैं और आपका वर्क किस लेवल का है, आपको लगता है इंटरनेशनल लेवल का है तो यू हैव दिस प्लेटफॉर्म। इंडिविजुअली काम करो, आप इंडिविजुअली आप चाहते हो टाइप करके काम करो, तो आपका काम ऐसा करके उनको दिखाओ कि वो आपको हायर कर ले और आपको फिर बोले कि प्रोजेक्ट्स करो। मैं बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनर्स जानता हूँ, जैसे नल्ला मुथु जी है, साउथ इंडियन है अपने, और जिन्होंने रणथंबोर में मछली जो अपनी टाइग्रेस थी उस पर काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी सुंदर कहानी के साथ में। 2 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं इसके अंदर। वो इंडिविजुअली में फिल्म बनाते हैं, साल के 5-5 महीने जंगल में निकालते हैं, फिल्म बनाते हैं और उसके बाद में वो सारे चैनल्स पे जाके ना देते हैं, भाई ये मैंने बनाया, उनको इंडिविजुअली दिखाते हैं और फिर सेल करते हैं, जो ज़्यादा पैसे देता है उसको सेल आउट कर देते हैं। तो वो आपका जोन हो गया। अब इसी तरीके से कोई ज्वेलरी का कर रहा है तो ज्वेलरी एसोसिएशन में जाके ट्राई कर सकता है, अलग अलग ब्रांड्स को ट्राई कर सकता है। तो ये सारा मैटर करता है आपका वर्क कैसा है, तो डिस्प्ले क्या करना है। अब कुछ लोग जब आर्टिस्ट वे में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे एथलीट पे, जयपुर की बात कर रहे हैं अगर राजस्थान में, या उदयपुर की बात करें तो बहुत सारे म्यूजियम्स बने हुए हैं, आर्ट गैलरीज बनी है। आप वहाँ प्रिंट आउट करके फ्रेम्स करके डिस्प्ले कर सकते हैं, आप उसको टिकट्स रख सकते हैं, आप उसको ओपन पब्लिक कर सकते हैं, आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं और वह लोगों को अपने फुटफॉल्स करके आप अगर डिस्प्ले ऑफ वर्क करना चाहते हैं तो ये सारा आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप तो कॉमर्शियली काम कर रहे हैं या जस्ट आर्ट शो कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसे जोन करते हैं। बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी रन होते हैं, आप अपना वर्क वहाँ कर सकते हैं। नेशनल ज्योग्राफी पे योर शॉट करके एक पूरा डायमेंशन अलग से जोन बना हुआ है जिस पे आप अपना डेली बेसिस की फोटोग्राफी वहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और वहाँ पे एडिटर चॉइस भी आता है, वहाँ पे बड़े बड़े वर्ल्ड के बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आप सबका वर्क देखते हैं और वहाँ पे लाइक शेयरिंग कमेंटिंग्स भी होता है और आपके वर्क हो सकता है इनको पसंद आता है, अपनी मैगजीन में भी पब्लिश होता है। तो ये क्या होता है, ये आपका तभी निकलेगा जब आप आपका सराउंडिंग वैसा रखोगे। आप सराउंडिंग रखो पान वाला और काम चाह रहे हो इंटरेस्ट वाला, तो वो बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा काम पान वाले का काम खराब है, बट लेकिन आप जिस जोन के हो तो आपको साथ में ऐसे लोगों में उठना बैठना पड़ेगा और आपको 1-to-1 एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ तो एटलीस्ट आप मीटिंग करो, ऐसे लोगों में उठो बैठो, तो आपका और माइंड शार्प होगा और आपको नई चीज़ें करने का मौका मिलेगा। ओके, तो आपका जोन ही वैसा होना चाहिए जिस फील्ड के अंदर आप हैं जी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आजकल लाइफ में। वहाँ पे आपको कंपटीशन भी रहेगा तो आपको क्रिटिक्स भी मिलेंगे, अप्रिशिएशन करने वाले भी मिलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव गाइड भी करेंगे। तो वो आपको चूज़ करना है कि आपके लिए क्रिटिक्स जो आ रहे थे उसको हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। एग्जैक्टली तो वो आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सबका प्रोस्पेक्टिव है वो, तो जी। आप किस तरीके से लेते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जी, और सबसे अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जस्ट नॉट अबाउट की फील्ड के हिसाब से इक्विपमेंट लेना। एग्जैक्टली द मेन थिंग। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ये मिस्टेक करते हैं, भाई वो बड़ा लेंस अच्छा है, वो नया कैमरा आया है, अब आपने वो कैमरा या वो वैसा लेंस ले लिया लेकिन आप शूट कुछ और करना चाहते हो, वो काम ही नहीं आ रहा है। तो राइट चॉइस ऑफ इक्विपमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आप क्या कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, वो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग चॉइस ऑफ गैजेट्स भी आपको नुकसान देगा। ओके, तो सर आप ऐसे कुछ गैजेट्स बता सकते हैं और कोई फील्ड बता सकते हैं उसके हिसाब से जो गैजेट्स परचेज करने चाहिए? श्योर। अब वाइल्ड लाइफ से शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जंगल में होती है, तो आप वहाँ पक्षी भी है तो वहाँ जानवर भी है। अब
पेड़ पे तो आप चढ़ नहीं सकोगे, चढ़ोगे तो चिड़िया उड़ जाएगी या दूसरी बर्ड होगी, चिड़िया बर्ड नहीं बोला, पक्षी बर्ड यूज़ करेंगे इस जगह। पक्षी उड़ जाएंगे, कोई से भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो खतरा महसूस करे, आप पे अटैक भी कर लें, वो भी अटैक करते हैं। तो उसके लिए आपको जूम लेंसेज चाहिए। अब जूम लेंसेज की बात करें तो 600 mm, 800 mm, अब हर कोई ले नहीं सकता वो लेंस। 5.5-6 लाख के तो एक लेंस आता है, उसके हिसाब से उसका इक्विपमेंट चाहिए। आपका रिजोल्यूशन इतना होना चाहिए कि अगर आपका कोई आपका सब्जेक्ट एक छोटे डॉट पे भी आया है तो आप रिजोल्यूशन इतना बड़ा हो कि उसको जूम कर ले, आपको वो क्रॉप करके आपको कंटेंट मिल जाए, तो वो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन आप भी सोचो कि अगर आप सोचो भाई ये तो सब बढ़िया है, तो मैं कहीं से बैठ के कुछ भी ले लूँ और वो परचेज कर लूँ, आपने वो परचेज कर लिया शौकिया तौर पर, अब आप उसको कॉमर्शलाइज करना चाह रहे हो और आप उसको वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपका इतना सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। आप ज्वेलरी फोटोग्राफी करना चाहते हो और आपने जूम लेंस लिया तो ज्वेलरी पे अपने काम नहीं आएगा, तो ज्वेलरी पे मैक्रो लेंसेज काम आते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उसमें क्या काम आएगा, राइट इक्विपमेंट परचेज करना, उसकी केयर करना, उसको बचा के रखना, उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाना। ऐसा नहीं कि मेरा लेंस है 50 दोस्तों में घूम रहा है, क्यों, बिकॉज आपको यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज ये आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जितना ध्यान रखोगे उतना चीज़ आपको लॉन्ग टाइम के साथ देगा। केयर बहुत करनी पड़ती है इन चीज़ों की। बारिश में शूट कर रहे हैं, हल्का सा भी मॉइस्चर आ रहा है, फंगस लगने के चांसेस हो जाएंगे। आप रेगिस्तान में शूट करने जा रहे हो, मिट्टी उड़ रही है, तो कंकर जो लेंस में लगे वो डॉट क्रिएट करते हैं, आपको वैसे नहीं दिख रहे, लेकिन जब बाद में शूट करोगे, बाद में फिनिशिंग में आपको दिक्कत आएगी। तो एयर, वाटर, सैंड, कुछ भी चीज़ों को सबसे ध्यान रखना जरूरी है। ज़्यादा हीट से भी कैमरे गर्म हो जाते हैं, हीट में अपने कैमरे को कैसे कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रोल करना है। आप ये जब जैसे हम लोग एसी एनवायरनमेंट में बैठे हैं, अब यहाँ से अचानक बाहर जाएंगे तो कैमरे के लेंस के ऊपर फॉग जम जाएगा, तो कब क्यों करना है, किसका ध्यान रखना है, ये स्टार्टिंग से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। केयरिंग मस्ट है। तो हर फील्ड का कुछ ना कुछ अपना अपना रहता ही है, जैसे कोई ऐसा बोल नहीं सकता किसी को भी ये वीडियो सुनने के बाद तो एटलीस्ट कि फोटोग्राफी ऐसे ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर चीज़ में करनी पड़ेगी। exactly. और ई कॉमर्स भी करना पड़ेगा, मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब समझना था। काइंड ऑफ हम जो स्कूल में पढ़ते आए ना, वो सबका सार आपको रियल लाइफ में डालना पड़ता है। जब लोग कहते हैं ना ये कहाँ काम आएगा, ये काम आता है, इस वे में आता है कि आप कैसे उसको वर्क कर रहे हो। एग्जैक्टली तो सर जो अपन ने पढ़ा है वो तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है यहाँ से। और हर चीज़ इन मतलब आज के टाइम में हर चीज़, मतलब आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या बायो बैकग्राउंड से हैं, पर आप जब लाइफ में कुछ करने निकलेंगे ना, तो आपको कॉमर्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको आर्ट्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी, मैथ्स एंड बायो भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ज़रूरी भी है। ओके, तो सर अब मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकना चाहूँगी। और अपन ने इतनी कन्वर्सेशन करी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी। एंड सर आपने अपने 7 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स में कहना चाहूँगी, क्योंकि आप बचपन से ही इसके अंदर थे। जी बिल्कुल जी। तो सर आपने अपनी लाइफ का जो जितना नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं आपको भी हैशटैग मेरी कहानी वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर, जो कि आप पब्लिक को जो सुनाएंगे, और मे बी मैं एज्यूम करता हूँ कि कुछ लोगों को ये मोटिवेशनल लगे और इससे इंस्पिरेशन रहे। और देखिए, आर फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी एनीवेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, आई विल सपोर्ट देम, बट पैशनेट होना चाहिए, टाइम पास के लिए नहीं। बिल्कुल सर, अगर आप कुछ करते हैं तो आपको उसके अंदर जी जान डालनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बिकॉज आज की डेट पे मनी आप खर्च कर लोगे वो दोबारा आ जाएगा, टाइम जो खर्च कर लोगे वो वापस नहीं आएगा। वेल टाइम इज वेरी। थैंक यू सोनाली, और थैंक यू इंस्पायरो, जो कि जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी कहानी बता पाऊँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट, कह सकते हैं कि हमारा एक अलग क्रिएटिव पॉडकास्ट था आज। और आप लोग अपने जो विचार हैं जो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर बताइए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट हो हम उसके अंदर आप ही की बताई हुई चीज़ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।